नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, कल ही हमने बताया था कि अमरावती संभाग में आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने का कारण चुनाव है। शिक्षक मतदार संघ का चुनाव जो कि मई में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसे 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। अब 1 दिसंबर को वह चुनाव होने जा रहा है, जिसकी आचार संहिता 2 नवंबर से लग गई है। 5 तारीख को विधिवत रूप से इसकी घोषणा हो जाएगी। और क्या होता है शिक्षक मतदार संघ का चुनाव और कौन इसमें चुनकर जाता है, कौन इसको चुनकर देता है, सारी बातों की जानकारी के लिए आज हमारे पास में टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी हमारे साथ में यहाँ पे, उनसे हम जानेंगे कि यह चुनाव किस प्रकार होता है और कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इनका क्या महत्व होता है, क्या जरूरत होती है शिक्षक मतदार संघ के आमदार की। हमारे साथ में जयरोष गाजी है। नमस्कार, सिटी न्यूज़ में स्वागत है। आने वाली 1 तारीख को टीचर्स लोगों के चुनाव होने जा रहे हैं, जो एक आमदार चुन कर देंगे विधान परिषद के लिए। हर साल 6 साल बाद में ये परंपरा शुरू रहती है। पिछली बार चुनाव हुआ था, हमारे यहाँ से श्रीकांत देशपांडे चुनकर आए थे, जो वर्तमान में भी आपके आमदार हैं। क्या होता है, कौन लोग चुन कर देते हैं? क्या सारे शिक्षक प्राइमरी से जूनियर कॉलेज से लेकर कॉलेज तक, या इनकी कोई विशेष कैटेगरी होती है? नहीं, इसमें विशेष कैटेगरी होती है। जैसे प्राइमरी जो शिक्षक है, प्राथमिक के शिक्षक है, वो मतदान नहीं कर सकते इसमें। और अगर प्राइमरी जो मनपा के अंतर्गत पहली से चौथी तक समझ लो। लेकिन अगर चौथी से पहली से 7वीं तक है, मतलब प्राइमरी को मिडिल स्कूल अटैच है, तो वो भी मतदान नहीं कर सकते। लेकिन मिडिल स्कूल अगर हाई स्कूल का अटैच है तो वो कर सकते हैं, वो मतदान कर सकते हैं। मिडिल स्कूल अटैच हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज के तमाम शिक्षकगण इसमें चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये भी है कि 3 साल मिनिमम पीरियड वो टीचर का होना चाहिए वर्किंग। उसके बाद ही उसका पंजीयन हो सकता है, वरना उसको भी मतदान का अधिकार नहीं होगा। भी जो अभी जैसे टीचर्स बताते हैं कि भाई अंशकालीन टीचर है, पीरियड बेस पे टीचर्स है, उनके होते हैं कि परमानेंट टीचर्स के होते हैं? नहीं, अगर वो अंशकालीन, तो वो भी है। हाँ, अगर अंशकालीन पे, लेकिन उनको 3 वर्ष हो गए काम करते करते, इस अप्रूवल है उनको गवर्नमेंट से। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं नॉन ग्रांट पे काम करते हैं, लेकिन उनका अप्रूवल हो जाता है, नॉन ग्रांट का अप्रूवल मिल जाता है उनको, और उस पर काम करते हैं। कई टीचर्स ऐसे भी जो काम करते हैं, उनका कहीं अप्रूवल नहीं, साल भर करे 2 साल नहीं करे, ऐसे भी होते हैं। उनको तो अधिकार ही नहीं ना वोट डालने का। वो अभी कितना संख्या है इन टीचर्स की? अभी 34,690 टीचर अभी पंजीयन हुआ है। पिछली बार से बड़े होंगे काफ़ी? हाँ, नहीं, पिछली बार मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि पिछली बार कुछ मतदान ज़्यादा थे इससे। कन्फर्म मेरे पास फिगर नहीं पिछले चुनाव का, लेकिन बहुत सारे जो 6 साल में जो टीचर्स होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, उनकी जगह फिलअप नहीं की जाती है। आज भी कई जगह रिक्त पड़ी हैं, शासन उसको भर नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि उसके मुकाबले में वोट जो है थोड़ा कम हो गया। और ये जो आमदार चुन के जाते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं? जैसे अमरावती का आमदार चुन कर जाएगा तो अमरावती का जो उतना क्षेत्र है उसका विकास करना, उसका डेवलपमेंट करने की समस्या जाना जी। इन आमदार का क्या काम होता है? 5 ये विभागीय स्तर का होता है, संभाग में होता है। इसमें अमरावती मतदार संघ में 5 जिले आते हैं: अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल। इन 5 जिलों का शिक्षकों का जो समूह है, इनके लिए मतदान करता है। और आमदार का ये काम होता है कि वो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करे। पहले तो बात ये है कि समस्या समझ ले कि क्षेत्र में समस्या क्या है शिक्षकों को। अभी आपने प्रश्न पूछा है, उसी में उसका उत्तर है भाई अंशकालीन टीचर है। अब उनका क्या भाई, उनका कई टीचर ऐसे हैं जिनको अप्रूवल ही नहीं आया, बेचारे 5-5, 10 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं, उनका भी अप्रूवल नहीं है। तो उनके लिए क्या आप नीति ला सकते हैं, शासन पे ला सकते हैं, पैसे ला सकते हैं, उनको पगार शुरू हो जाए। टीचर्स की पेमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि खास तौर से ये प्रॉब्लम आती है जिला परिषद वालों को और नगर पालिका वालों को कि 6-6 महीने 3-3 महीने पगार नहीं होती है। तो शिक्षकों की तकलीफ ना हो, इसका निराकरण करें। अगर शासन ने, मेरा हमेशा ये बोलना रहा कि शासन जब किसी स्कूल खोलने की परवानगी देता है तो ठीक है, परवानगी आपने दिया है, फिर उस पर जो पद निर्धारण होता है, पद निर्धारण वो भी शासन करता है। पद निर्धारण होने के बाद में मैनेजमेंट वो पद को भरती है। उसके बाद फिर वो उनका जो मुख्याध्यापक है, रीति के स्वरूप जो उसका जो नियम है उसके मुताबिक वो अपना अप्रूवल केस भेजता है ये ऑफिस में। फिर एजुकेशन ऑफिसर उसको मान्यता देता है, खाते मान्यता देता है, उसको अप्रूवल देता है, व्यक्ति की मान्यता देता है। ये सारे काम शासन करता है। उसके बावजूद अगर उस व्यक्ति को वैयक्तिक मान्यता मिलने के बावजूद अगर 10 साल पेमेंट नहीं, मेरे पगार नहीं मिल रही है, तो इसका जिम्मेदार शासन है।
इतने साल तो पेमेंट नहीं मिलते, काम कैसे करते लोग? करते हैं बेचारे, लोग इस आशा पे लोग करते हैं। हमने 3 साल से पगार नहीं हुई, 4 साल से पगार नहीं, सालों से, महीनों से नहीं, सालों से, जैसे अभी होता है कई साल तक पगार नहीं, तो फिर काम कैसे कैसे चलते? क्यों फुकट में काम करते लोग? वो इस आशा पे करते हैं, साल दर साल उनको एक वो मिलता है, आश्वासन मिलता है कि इस साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अब बस ये शासन का निर्णय होने वाला है। पूरा सब एक साथ में मिलता है फिर? नहीं, कभी कभी, अभी तो इस बार तो ऐसी शासन ने घोषणा की है कि जो पिछली बार के जो लोग थे वो तो अभी धरने पर आंदोलन कर रहे हैं। अभी जो शासन ने 20% का पहले वादा अलग किया था कि हम जहाँ से वो घोषणा हुई थी वहाँ से हम उनको पगार देंगे, अभी कहा कि नहीं, अभी यहीं से पगार देंगे हम जुलाई से। तो इस तरह की जो विरोधाभास निर्णय सरकार लेती है, इन विरोधाभास निर्णय को दबाकर सही निर्णय टीचरों के हाथ में लेना चाहिए। इसके लिए आमदार का काम होता है कि शासन में दबाव डाले और उनको नीति चेंज करने लगाए। जैसे अपन ने अभी आपसे पूछा कि इसके मतदाता कौन है, तो आपने बताया कि जो 3 साल तक इस शिक्षा के क्षेत्र जी। में हाई स्कूल से अटैच जो स्कूल है, यानी मिडिल भी अटैच हो, तो जी। वो लोग मतदार हो सकते हैं। जी, इसमें जी। उम्मीदवार कौन हो सकता है? जैसे मुझे खड़ा होना तो मैं उम्मीदवार हो सकता हूँ क्या? इसमें यही एक थोड़ा सा लूप्स है कि इसमें मतदाता भले टीचर है लेकिन उम्मीदवार कोई भी हो सकता है। अच्छा, आप भी इसके चुनाव लड़ मतदार संघ का आदमी होना जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, ये वो शिक्षक ही हो जरूरी नहीं है। अच्छा। और 5 जिलों का ही जरूरी नहीं है, कहीं का भी आदमी व्यक्तिगत तौर पर आगे यहाँ चुनाव लड़ सकता है। यानी इसके लिए ओपन है, कोई भी आओ चुनाव लड़ो। शिक्षकों, उसको शिक्षक होना जरूरी नहीं। शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षकों की समस्या का तो मुझे लगता नहीं कि फिर ज्ञान होना चाहिए उनको। नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसे इस फील्ड में हैं। जी। अब वो मैं किसी भी आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन है ऐसा कि बहुत सारे शिक्षक आमदार ऐसे भी बन के चुन के आ गए, साम दाम दंड भेद की बुनियाद पर, या उनके जो पारंपरिक मतदाता होते हैं, पार्टी के मतदाता होते हैं। टीचर्स लोग तो एक समझदार प्राणी कहलाया जाता है। चलो बाकी तो हम देखते हैं वोट के समय लोग अपना विवेक यूज नहीं करते, जहाँ बोलो वहाँ जाके ठप्पा लगा देते हैं, लेकिन यहाँ तो ठप्पा भी नहीं लगाना, यहाँ तो वोट आपको लिख के देना है, समझ के देना है। उसमें भी आप अपना चॉइस रख सकते कि भाई मेरी यदि पहली पसंद यदि नाकाम रही तो मेरा दूसरी पसंद का ये है, दूसरी पसंद भी नाकाम रही तो तीसरी पसंद का आप इसको चुन के दूंगा। तो इतनी समझदारी की बात, वहाँ पे भी साम दाम दंड पे सारे चल जाते हैं। ये तो शिक्षकों को आरोप नहीं लगा रहे कि वो भी पैसा खा के वोट देते हैं करके? नहीं, मैंने वो आरोप तो नहीं लगाया, शिक्षकों को आरोप नहीं लगाया। मैंने ये कहा कि मैंने वो जो है, जो कैंडिडेट है वो यूज़ करता है, लेकिन कभी कभी हम लोग भी गलतियाँ कर जाते हैं। आखिर हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, गलती चाहे वो टीचर हो या आम मतदाता हो, गलती कभी कभी कर ही जाता है। और वो गलती का भुगतान उसको 6 साल भुगतना पड़ता है। 6 साल तक उसको अकल आ जाती है, लेकिन 6 साल तक वो एक बार मतदान हो गया, वो चुन के आ गया, तो उसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगले 6 साल के बाद ही वो उसको उत्तर दे सकता है या अपनी गलती को दुरुस्त कर सकता है। तो गलती हमसे हो जाती है। और रहा पैसे वगैरह का, तो मुझे जहाँ तक मेरा ये है अनुभव है कि इसमें पैसा चलता नहीं है, लेकिन मतदाता जो हमारा जो उम्मीदवार होता है वो कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, लालच देता है। और अगर वो नहीं चला, जैसे साम दाम दंड भेद का मतलब सिर्फ मेरा पैसा नहीं है, मेरा मतलब ये भी है कि कभी कभी कास्ट स्प्रिट चल जाती है, कास्ट स्प्रिट बहती है उसमें, वो कास्ट का चला देता है। साम दाम दंड भेद में ये भी आ गया कि किस तरह से भाई लोगों को फूट डालो, या कास्ट फैक्टर, राजनीतिक दबाव भी पड़ता है। जैसे अभी हालांकि चुनाव कहीं पे भी चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते जी, व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़े जाते जी। तो क्या इसमें भी कहीं बीजेपी का प्रभाव, शिवसेना का प्रभाव, उसके बाद में राष्ट्रवादी का बड़ा कांग्रेस, ऐसे कोई प्रभाव पड़ते हैं, उसके कारण भी वोट का फर्क पड़ता है? बिल्कुल, वस्तु इट्स अ फैक्ट, ये तो फैक्ट है सर कि कोई भी चुनाव जो है राजनीतिक दखल के बगैर से अछूता नहीं है। तो राजनीतिक दखल होता है, और शिक्षकगण भी ऐसे होते हैं कि उनका किसी न किसी पार्टी से संपर्क होता है, उनको कुछ काम आते हैं। अभी शिक्षक आमदार काम नहीं कर रहा तो फिर वो अपने पसंद के जो आमदार होते हैं उनसे काम करवाते हैं। तो फिर वो लोग इन चुनाव में फिर उनसे कहते हैं कि भाई हमने फला काम किया, आपका अब हमारा, आप वो काम कीजिए। तो इस तरह का दखल तो होता है, ये पर्सनल व्यक्तिगत हो गया, लेकिन पार्टी का भी समर्थक वर्ग शिक्षकों में भी है, तो इसलिए पार्टी की दखल भी इसमें होती है। जहाँ जाके बैठना विधान परिषद में, वहाँ तो पार्टी चलती है, वहाँ पे शिक्षक का वहाँ तो जाके आमदार बन जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको पार्टी के साथ में रहना ही, अभी भी नहीं हो, किसी पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा, किसी के विरोध में करना, अपना एक अस्तित्व तो वहाँ निर्माण करना ही पड़ेगा उनको। जी। तभी तो काम कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और काम करवाने का मतलब है कि सरकार के समर्थन में रहना। सरकार के समर्थन में नहीं रहे तो काम नहीं होगा। तो फिर कोई भी पार्टी से चुन के जाए वो सरकार के समर्थन में जाएगा। तो आप सरकार के समर्थन में टीचर्स लोग जाते हैं कि सरकार के विरोध में जाते हैं? ऐसा टीचर्स, आम मतदाता जो टीचर्स है वो इतना नहीं सोचता है। वो सोचता है कि भाई जनसंपर्क किसका है, हमारे काम कौन करता है, हमारे लिए लड़ाई कौन लड़ता है, 6 वर्ष हमारे लिए कौन आगे रहता है। उसके लिए पार्टी दुय्यम हो जाता है। पार्टी दुय्यम हो जाती है।
मैंने कहा कि प्रभाव होता है, व्यक्तिगत प्रभाव ज़्यादा हो गया, ज़्यादा है कि भाई ठीक है, हमारा ये आमदार या हमारा ये कैंडिडेट या ये हमारा उम्मीदवार जो है सत्ता में ना होते हुए हमारे लिए काम किया है इसने, या विरोध में सत्ताधारी पार्टी के विरोध में बैठकर भी उसने काम किया है, तो सिटिंग एमएलसी को फायदा पहुंच सकता है। अगर सिटिंग एमएलसी ने काम नहीं किया है तो जो विपक्ष में जो लोग थे जिन्होंने 6 साल कंटिन्यूस काम किया है, जो लोगों के बीच में रहे, मुद्दे उठाए, बहुत सारे अनेक मुद्दे हैं टीचरों के, अनेक प्रॉब्लम्स है, उसके लिए लड़ाई लड़े। शिक्षक ये सोचता है कि मेरे लिए लड़ रहा है, उसका परिणाम पॉजिटिव कितना आया, आउटपुट कितना मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि भाई मेरे लिए लड़े हैं इन्होंने, ये मेरे लिए भागे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका भी एक प्रभाव इस चुनाव में पड़ता है। हमने सुना आप भी चुनाव कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। ये प्रश्न मेरे ख्याल से कल से बहुत ज़्यादा चल रहा है, चर्चा में है, और बहुत सारे पेपर वालों ने भी मेरा नाम अपेक्षित उम्मीदवार में डाला है। उसकी वजह ये है सर कि 6 वर्ष, जो पिछले 6 वर्ष से, वैसे तो हमारा 2004 से काम शुरू है कंटिन्यूस, लेकिन समस्याओं का जो अंबार लगा था बीच में दरमियान में, उन समस्याओं के अंबार का निराकरण करने के प्रति जिस तरह से हमने काम किया है पिछले 6 वर्ष में, तो हमारा चेहरा लोगों के सामने है कि भाई गाजी जयरोश हमेशा काम करते हैं, संगठन के मार्फत बोलो या किसी और नेताओं के मार्फत बोलो, तो क्या ये उम्मीदवार हो सकते हैं इस बार? तो इस तरह की चर्चाएं, और बहुत सारे लोग चाह रहे, हमारे मेरे मित्र मंडली हैं, बहुत सारे मुझे फ़ोन आ रहे हैं कल से कि जयरोश भाई इस बार चुनाव में हिस्सा लो, लेकिन चूँकि हमारा एक संगठन भी है और वो संगठन हमारा लोकतांत्रिक है, ट्रांसपेरेंसी से हम काम करते हैं, तो हमने उसी सिलसिले में हमने कहा लोगों से कि भाई एक बार बैठते हैं, चर्चा करते हैं, क्या करना है, क्या किसी को समर्थन देना है या भी चुनाव लड़ना है। रही बात मेरी पर्सनल जो इच्छा की, तो कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव जीतना चाहता है या वो चाहता है भाई मैं एमएलसी बन सकता हूँ, तो इच्छा तो हर किसी में होती है भैया। आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, यदि आपके समर्थक लोग आपको यदि सपोर्ट करते, वो आदेश देते, तो आप खड़े रहेंगे चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल। समझो आप चुनाव में खड़े रहते हैं, सारे कार्यकर्ता ने आपने बोल दिया है, जैसे हर व्यक्ति ये बोलता है कि वादे करता है लोगों से कि मैं चुन के आने के बाद में ये करूँगा, तो आप क्या करोगे शिक्षकों के लिए आने के बाद में कि भाई ये करोगे? लोगों की समस्या अभी तक समाधान हुआ नहीं हुआ, पिछले आमदार से आप खुश थे नहीं थे, पिछले आमदार के कार्यकाल में कुछ तकलीफें हुई, कुछ नई तकलीफें बढ़ी, या कुछ समस्याओं का निराकरण हुआ, वो भी और आगे बढ़ सकते हैं, आप क्या करना चाहेंगे? कोई प्रॉमिस करने से पहले तो मैं समझता हूँ कि मेरा प्रॉमिस मेरे पिछले काम है, वही मेरी पौती है प्रॉमिस की, कि हमने जो काम किया है पिछली बार जूनी पेंशन योजना के लिए, जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया उनके साथ में कांधे से कांधा मिला के साथ में रहे हम, फ्रंट टायर रहे हम, पीछे नहीं रहे, फ्रंट टायर रहे हम। और बिना अनुदानित शिक्षकों की जो समस्या है, आंदोलन हुए, भूख हड़ताल हुई, हम रमज़ान महीने में रोज़ों में हम जाकर वहाँ बैठे हैं, हमने रोज़ा हमारा बाहर खुले है, वो सब लोगों ने देखा है परिश्रम हमारा। कोई अगर शासन विरोधी निर्णय आया, शासन का हमारे शिक्षक विरोधी निर्णय आया, तो उसके खिलाफ हम मुंबई गए, नागपुर में मोर्चा लेकर गए, धरना आंदोलन किया। तो ये जो जितने भी शिक्षकों के प्रॉब्लम्स हैं, इससे हम भली भांति वाकिफ़ हैं, और ये बात शिक्षकगण को पता है कि ये लोग इसमें है और ये हमारे प्रॉब्लम को जानते हैं, इसलिए प्रॉमिस करने की ज़रूरत ही नहीं, प्रॉमिस करेंगे वो। मैं पूछा, आपने ये बताया कि आपने क्या किया, हाँ किया ये सबको, बाकी लोगों ने क्या किया? अब चुन के आना है तो आप लोगों के लिए क्या नया करोगे? दूसरे भी कर रहे हैं, सारे ये दूसरे भी कर रहे हैं, बहुत देशपांडे ने भी किया होगा, बाकी लोगों ने किया, सभी लोगों ने किया होगा अपना, और भी आपके साथ में संगठन में और भी सारे संगठनों में बहुत लोग आंदोलन किए होंगे। जी जी बिल्कुल, सबने किया। तो बिल्कुल, हर आंदोलन करता है, यदि उम्मीदवार बन जाए तो फिर कैसा होगा? वो तो आप में क्या विशेष होता है मेरे लोगों के लिए? क्या ऐसी कौन सी समस्या है टीचरों की जो दूसरा नहीं सुलझा सकता, आप सुलझा सकोगे? हमारी एक नई सोच है, हमारी एक मॉडर्न सोच है, हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर भी बढ़े। देखिए आज जैसे शिक्षकों के प्रति हम जिम्मेदार हैं, शिक्षकों के काम करते हैं हम, तो हमने शिक्षा के प्रति भी उतनी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। जो शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, एक प्रॉब्लम है कि गुजरात मॉडल बीच में लाया गया था, उसकी बहुत चर्चा चली थी। क्या था गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल में ऐसा है कि अगर वो लागू किया गया, मान लो पैटर्न लागू किया गया, तो उसमें उर्दू स्कूल है, मराठी स्कूल है, हमारी जो भाषाई जो स्कूल है बंद हो जाएगी। उसमें मतलब प्रादेशिक स्कूलें बन जाएंगे, जिसको स्कूलें बोल सकते हैं जी, मराठी भाषा भी, यानी मतलब ये होगा कि इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा दिया जाएगा, प्राइवेटिज्म किया जाएगा, निजीकरण जिस तरह का किया जा रहा है हर चीज़ का, वो शिक्षा क्षेत्र में लाने की कोशिश। हमारा सबसे पहला प्रॉमिस ये है कि हम वो ना होने दें, निजीकरण में शिक्षा को नहीं जाने देना चाहिए। एक नंबर 2 ये है कि हमारी सरकार के अधिकार में रहनी चाहिए। नंबर 2 कि हमारा शिक्षा का स्तर जो नीचे गिर रहा है, या हमको जो डर लग रहा है कि मराठी शाला है या उर्दू शाला बंद होने जा रही है, उसको बचाने का काम हमने करना चाहिए, हमारा वादा है, हम करेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। नंबर 3 सबसे अहम है, आपने शुरुआत ही उससे की थी चंदू भैया, कि कई शिक्षक ऐसे हैं 10-10 साल से 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं,
यकीन जानिए बहुत दुख होता है उनको जब देखो लाठीचार्ज, गोली चली थी औरंगाबाद के अंदर। तो ये बड़ा जुल्म है। वो जो शिक्षा का देने का पवित्र कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार मीन्स पिछली सरकार, इस सरकार नहीं, ये सरकार की बात नहीं, पिछली सरकार जो थी, फडणवीस सरकार थी, उन्होंने गोली चलाई, लाठीचार्ज किया, बड़ी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। अब इस सरकार में क्या नया हुआ कुछ भी टीचर्स के प्रति? पिछली सरकार उस सरकार की आप तुलना कर रहे हैं, पिछली सरकार ने क्या, इस सरकार ने क्या आपको रेगुलर किया कुछ इन सालों में? नहीं, इस सरकार ने एटलीस्ट इतना काम किया है कि 20% और 40% देने का कार्य किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लूप्स है, थोड़ा मतलब कम से कम उन्होंने एक प्रॉमिस तो निभाया है कि उन्होंने जो बरसों से काम कर रहे थे, जो शिक्षकगण काम कर रहे थे बेचारी, इस आशा पर, इस उम्मीद पर कि हमारा 20% 41 ग्रांट मिलेगा, वो काम पिछली सरकार ने नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। वो चाहे मरते मरे, लड़ते लड़े, हम नहीं देंगे। लेकिन इस सरकार ने 1 साल के अंदर 2 बार निर्णय लिया। ये अलग बात है कि पहला निर्णय में थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि पहला निर्णय जो उन्होंने लिया था, उन्होंने कहा था कि साल की शुरू से दिया जाएगा, पिछले साल से दिया जाएगा। और अभी जो नया निर्णय आया उसमें उन्होंने थोड़ा सा भांजी मार दी है, यानी पिछले 1 साल का पेमेंट। अभी वर्तमान सरकार है श्रीकांत देशपांडे, जिनके अभी आमदार है जिस सरकार के साथ में, तो उनका भी प्रयत्न काफी रहा होगा इस चीजों में? नहीं, बिल्कुल अवश्य रहा ना। देखो सभी, मैं व्यक्तिगत उनका बेनिफिट तो मिलेगा उनको इस बार के चुनाव में? वो तो पिछले 6 साल से आमदार प्रतिद्वंदी होंगे, लेकिन फिर भी मेरा तो प्रश्न, परिस्थिति तो अपने को स्वीकार नहीं पड़ेगी। मेरा तो प्रति प्रश्न है आपसे कि वो 6 साल से आमदार थी, पिछली बार क्यों नहीं किया उन्होंने, 6 साल में क्यों नहीं किया, अभी क्यों हुआ है? सरकार का फर्क तो इसमें सरकार नहीं, मेरा कहना है कि सरकार नहीं थी ना पहले, उनकी सरकार थी, शिवसेना बीजेपी सरकार थी, वो शिवसेना के संपर्क प्रमुख है, तो फिर 6 साल से क्यों नहीं किया गया? हमारा तो बस सवाल है, प्रश्न है। 6 साल में आपने तो वादा किया था कि मैं कदम रखूंगा अमरावती शहर में, अगर 20% ग्रांट अगर नहीं दिलाया मैंने तो अमरावती शहर में कदम रखूंगा नहीं, फिर रखे आपने, लोगों ने विरोध किया, बहुत आक्रोश है लोगों में। मैं व्यक्तिगत कभी किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, हम तो पद के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप वाकई में इतने पावरफुल आमदार थे या आमदार हैं, तो आपने 6 वर्षों में ही ये कार्य कर लेना चाहिए था। कई जाने चली गई, कई शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, कई शिक्षक मर गए। उसके बाद अब इसमें बहुत सारे टीचर हैं, उसमें विक्रम काले हैं, उसमें अपने गानार साहब हैं नागपुर के, ये सब शिक्षक आमदार हैं, उसमें कपिल पाटिल है, उनका सबका अमूल्य योगदान है इसमें, ये जो निर्णय हुआ है। और खुसूसन हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो नीयत है, साफ नीयत थी, उसका सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने ये काम किया। इसमें लड़ाई में हम भी शामिल। सरकार के प्रति आप आशावान हो कि सरकार काम करेगी इस सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से कि बीजेपी का जो भी आमदार रहेंगे आप उसका विरोध करोगे फिर, यदि आप नहीं भी खड़े रहे तो? नहीं, मैं हो गया ना, आप कहेंगे तो पार्टीबाजी आएगा ही ना फिर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हमारे सामने जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, जो स्थिति हमारे सामने, मैं उसका आकलन कर रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट जस्टिफाई कर। हस्तक्षेप नहीं रहता आपकी शिक्षा नीति के अंदर? है, जूनी पेंशन योजना वगैरह का जो मसला है, प्रॉब्लम है, उस केंद्र से ही है, तो जब बंद है उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है, लेकिन वो क्यों नहीं ले पा रही, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी लेना चाहिए। पिछली मरतब केजरीवाल साहब अमरावती आने वाले थे, उसी इसमें आपको शायद मालूम होगा कि साइंस कोर पे उनकी मीटिंग लगाई गई थी, लेकिन वो किसी वजह से कारणवश रद्द कर दी गई। लेकिन दिल्ली में उन्होंने जूनी पेंशन लागू कर दी, और मेरी अभी मालूमात है अभी कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने भी लागू कर दिया उसको। तो वो योजना केंद्र के अधीन आती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस है, उस मामले में वो ले सकती है फैसला, लेकिन वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे डालेंगे प्रेशर। हमारी नीयत है, अगर हम चुन के आते हैं चुनाव में, हम लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, तो जूनी पेंशन योजना बहाल की जाएंगी, ये हमारा आश्वासन है हमारे शिक्षकों को। अभी 8 महीने से कोरोना काल चल रहा, मार्च से लगातार आज चलते चलते अपना नवंबर आ गया है। कोरोना काल में टीचर्स का समाज के प्रति क्या योगदान रहा, और स्कूलें बंद रही, आप लोग घर पे रहे, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति, घर पे सारे अल्टरनेट दिखे, क्या लगता आगे शिक्षा का भविष्य क्या लगता है आपको? शिक्षा और विद्यार्थी, इन दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। विद्यार्थी के बगैर शिक्षण और शिक्षण विद्यार्थी के बगैर, ये हम इसका सोच भी सकते नहीं, हमारे मन में आ सकता नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए और अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए शालाओं को बंद रखी है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा के प्रति जागरूकता दिखाई है। महाराष्ट्र शासन ने कहा कि ठीक है, हम विद्यार्थियों के प्रति जागरूक है, शिक्षकों के प्रति जागरूक है, कोई अनहोनी घटना न हो तो शाला बंद, लेकिन शाला बंद शिक्षण शुरू, ये जो उन्होंने एक फार्मूला लाया था, एक स्लोगन लाया था उन्होंने, उसके प्रति शिक्षकों ने भी अपने जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारीपूर्वक किया है। हम लोग ऑनलाइन शिक्षण दे ही रहे, इसके अलावा हमको कहा गया था कि प्रत्यक्ष भेटी भी अगर आप कर सकते होंगे, प्रत्यक्ष भेटी, तो वो भी कीजिए विद्यार्थियों से। तो मुझे लगता है कि 99% शिक्षकों ने प्रत्यक्ष भेटी भी कर रहे हैं, मिल रहे हैं विद्यार्थियों को, जो अपने तौर पर हो सकता है शिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं।
समाज के प्रति का आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान सामाजिक प्राणी है। टीचर्स देखो ना, हम टीचर्स को एक साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। जी, जब जी। भी सरकार की तरफ कोई भी प्रेशर वाला काम आता है, मतगणना से ले लो, सभी चीजें, जी, जी। हर जगह शिक्षक। चुनाव ले लो, हर जगह शिक्षक दिखता जी है। जी जी, बिल्कुल सही है सर। हमारा बोल सकता है, हमारी संगठन की हमारी टीम है, हमारे यहाँ का जो आमदार साहब है हमारे यहाँ की लोकल के एमएलए जो चुन के, जनता से चुन के आए, हमारी एक टीम अलग है। यानी शिक्षक के अलावा जी मेरे समाज में हमारा उठना बैठना है, सामाजिक कार्य में हम रहते हैं, तो हमारी एक टीम है। हमारी उस टीम ने भी जो है लॉकडाउन में जो गरीब लोग थे, समाज के जो दबे कुचले लोग थे, और दबे कुचले क्यों सर, मैं तो ये बोलता हूँ कि गरीब के अलावा जो सामान्य वर्ग के मिडिल क्लास के लोग वो भी तकलीफ में थे। क्योंकि 8 महीने तक सर अगर कोई बंद रहेगा कारोबार, तो उसमें ऑटो भी आ गए। ऑटो ड्राइवर तो मिडिल क्लास में आता है, लेकिन वो भी बंद था। रिक्शे कटले वाला गरीबी में आता है, तो वो भी परेशान था, मजदूर परेशान था। तो हम लोगों ने उस वक्त उनको एक थोड़ा सा जो फूल की पंखड़ी से हम लोगों ने अपनी तरफ से अनाज घर घर जाकर देने का काम किया है। इसके अलावा हमारी जो संगठन है, हमारी संगठन ने भी कलेक्शन किया हमने आपस में, और वो भी हमने सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया। हमने फिर दूसरी मरतबा सेकंड टाइम में वो भी हमने लोगों तक मदद पहुंचाई है, पूरे शहर में जहाँ जहाँ होता है। हमारे संगठन के 5 जिलों के लोगों ने ये काम किया है, सामाजिक निर्वाह दायित्व का जो है निर्वाह किया है ईमानदारी पूर्वक। चलिए, ये तो क्या, मेरी अपेक्षा ये थी कि शिक्षक समाज को दिशा देने वाला होता है। जी जी। कोरोना काल में हमने कितने लोगों को दिशा दी, कितने लोगों को समझाया। मेरा प्रश्न का तात्पर्य वो था, जी। आपने दूसरे काम भी बताया, चलो वो भी बहुत अच्छी बात है। मेरा होता, क्योंकि व्यक्ति देखो घर में, अब आज देखते हैं ना, यदि टीचर्स ने बोल दिया कि कल घर से 20 रुपए लाना है, तो सारी चीजें इधर उधर, टीचर ने बोला तो 20 रुपए लेके जाना। बच्चों पे ये प्रभाव टीचर का इतना अटैचमेंट है, सही। उस भावना से क्या बच्चों के माध्यम से भी हम पेरेंट्स को संदेश दे सकते हैं। इसमें मुझे टीचर्स का सबका अभाव लगा। इस 6 महीने 8 महीने में लगा मुझे अभाव कि जो काम करना चाहिए था, हो सकता है जिम्मेदारी किसी ने दी ना हो, आपने समझी ना हो, ना स्वयं भी ले सकते थे जिम्मेदारी। लेकिन चीजों का मुझे लगा कि भाई यदि आपने बच्चों को समझा दिया तो पेरेंट्स को समझाना मुश्किल नहीं था। बिल्कुल। ना प्रभाव टीचर्स का आज भी है। ठीक है, अब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में प्रभाव रह नहीं रहा, ये नहीं समझ में आता। नहीं, आपका प्रश्न अच्छा है, मैं उसका उत्तर दूंगा भैया आपको। असल में शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन अचानक हमारे प्रधानमंत्री, हाँ मैं बता रहा हूँ, टीचर्स की बात कर रहा हूँ। अचानक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लॉकडाउन की घोषणा कर दी और पूर्णतः बंद कर दिया। तो उस समय में विद्यार्थियों से और शिक्षकों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। शिक्षक भी बंद हो गए थे, विद्यार्थी बंद हो गए थे, सब जनता बंद हो गई थी, अपने कैद हो गए थे। तो उस वक्त जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी विद्यार्थियों से। उस वक्त जिस वक्त वाकई में बहुत ज़रूरत थी विद्यार्थियों को संदेश देने की कि भाई कोरोना पीरियड है, हाथ धोइए, मास्क लगाइए, अपना जागरूकता का परिचय दीजिए। मुझे लगता है जितनी अच्छी बात टीचर की सुनेगा उतनी अच्छी अमिताभ बच्चन की नहीं सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ बच्चन बोलता है और एक टीचर बोलता है, जो जिससे बहुत फर्क है, बहुत फर्क पड़ता है। वो अपेक्षा थी, होनी चाहिए। लेकिन जब शिथिलता आई, थोड़ी शिथिलता आई, और जब हमारा कम्युनिकेशन शुरू हुआ विद्यार्थियों से, तो हम लोगों ने कहा कि छुट्टी हमको सिर्फ इसलिए नहीं दी गई कि बस हमको घर पर रहना है। छुट्टी इसलिए दी गई है कि कोरोना का दुष्प्रभाव ना पड़े, तो उसकी जो प्रिकॉशंस हमें लेते रहना चाहिए। हमने विद्यार्थियों से कहा, हमने पेरेंट्स से भी कहा, हमने पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर जितना हो सकता करने की कोशिश की है। लेकिन एज अ होल जो आपका एक आक्षेप हो सकता है वो हो भी सकता है। मैं एकदम 100% कभी किसी की केयर नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि लूप्स हर जगह होते हैं, कमियाँ हर जगह होती है, तो वो हुई होगी। लेकिन मेरा मानना है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यकीनन शिक्षकों का दायित्व बहुत ज़्यादा होता है और उन्होंने अपने दायित्व के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए और उसका निर्वाह करते रहना चाहिए। मेरा ये उनके लिए एक तरह से संदेश भी है, और आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपका प्रश्न भी सही है, और हमने हमेशा समाज के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समाज के साथ रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ में जयरोश गाजी, जिनकी इच्छा उम्मीदवार बनने की है। यदि इनके संगठन के लोग और कार्यकर्ता इन्हें अनुमति देंगे तो निश्चित ये चुनाव आगे लड़ेंगे। लड़ने के बाद में किस प्रकार की कूटनीति बनती, किस प्रकार की नीति बनती, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि साम दाम दंडभेद सारे उपयोग में लाना पड़ता है तो ही चुनाव जीता जा सकता। अब जयरोश गाजी इन सब चीज़ों का कितना उपयोग कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। बस, नमस्कार।